बीएड ऑनलाइन सीरीज के अंतर्गत बीएड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बीएड पेपर फर्स्ट फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे क्वेश्चन लगभग हर साल आता है आपके एग्जाम में, वो पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका उदार एवं उपयोगी शिक्षा, है ना। उदार एवं उपयोगी शिक्षा, ये आपका वैसे लेसन 2 है, लेकिन वो लेसन्स मतलब नहीं है। फिलहाल आपकी यूनिट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कुछ क्वेश्चंस जो है कभी कभी एग्जाम जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। बाकी बीएड में तो हमेशा इससे एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उदार शिक्षा क्या होती है एवं उपयोगी शिक्षा क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में तो देखिए, शिक्षा का जो है अलग अलग बहुत से विद्वानों ने उसकी उपयोगिता के आधार पर, शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर, शिक्षा के कार्यों के आधार पर, शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग बहुत से नामों से जो है अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। और शिक्षा का मेन कार्य होता है आपका जो है विकास करना, आपका सर्वांगीण विकास करना। तो उन्हीं में से किन्हीं दो पक्षों के विकास पर बल देते हुए शिक्षा शास्त्रियों ने ये दो अलग अलग नाम रखे हुए हैं। एक नाम रखा है उदार शिक्षा, इसको उदारवादी शिक्षा नाम से भी जानते हैं। दूसरा रखा है उपयोगी शिक्षा, इसको उपयोगितावादी शिक्षा अगर करके आता है तो भी एक ही बात है। बाकी डीप में हम लोग अभी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले पढ़ लें एक बार। इसमें हमने लिखा है शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। सामान्यतः किसी भी प्रकार की शिक्षा मनुष्य के लिए उपयोगी है, परंतु जब हम उदार शिक्षा और उपयोगी शिक्षा की बात करते हैं तो इस संदर्भ में उदार शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास किया जाता है ना। मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। तो शिक्षा का वह वाला प्रकार जिसके द्वारा आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास किया जाए, है ना, उसे संबोधित किया जाता है उदार शिक्षा नाम से, या इसको हम उदारवादी शिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षा आपके अंदर मानवतावाद या मानवीय गुणों की जो आपके अंदर जो है रचना रचना करे, उनका और अच्छा विकास करे, तो उसे हम नाम देते हैं उदारवादी शिक्षा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उपयोगी शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्यों को उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण संबंधी कार्यों अथवा शिक्षा अन्य किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है ना, एवं अन्य किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। तो देखो, यहाँ दो तरह की शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। पहली उदारवादी शिक्षा, वो जो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास करे, जिससे कि आपके हृदय में, आपके ब्रेन में जो है अच्छे विचार आए, आप जो है अच्छे जो है गुणों के मालिक हों। तो ये सब काम उदारवादी शिक्षा का है। लेकिन केवल एक अच्छा व्यक्ति बनना ही या केवल एक अच्छा व्यक्ति बनाना ही शिक्षा कार्य नहीं है। इसके अलावा शिक्षा कार्य ये भी होता है कि आपको आपके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक साधन मुहैया कराएं। तो आपके जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक साधन जो शिक्षा आपको उपलब्ध कराती है, उसको नाम दे दिया गया है उपयोगी शिक्षा, है ना। उपयोगी शिक्षा के द्वारा ही आप जो है व्यवसाय करना सीखते हैं, अपनी व्यवसाय करना सीखते हैं, या फिर कोई अन्य कार्य या जॉब वगैरह, इनकी जो भी शिक्षा दी जाती है, जो भी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अर्निंग करते हैं, है ना, जिनसे आप अर्निंग करते हैं और उस अर्निंग से ही जो है अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को नाम दे दिया गया है उपयोगी शिक्षा, है ना। तो चूंकि इस प्रकार की शिक्षा जो है आपकी अर्निंग में हेल्पफुल होती है, इसीलिए बहुत से विद्वानों ने इसे एक और नाम दिया हुआ है व्यावसायिक शिक्षा, है ना। व्यावसायिक शिक्षा क्यों है? क्योंकि ये शिक्षा आपको कार्य करना सिखाती है, ऐसे कार्य करना सिखाती है जिससे कि आप जो है अर्निंग्स कर सकें, है ना। और अर्निंग आप जिस भी कार्य से करेंगे वो आपका एक व्यवसाय बोला जाता है। चाहे भले ही आपकी एक दुकान हो, चाहे आपकी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री हो, जो भी हो, वो सभी आपके व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो थोड़ा डीप में समझते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें उदार शिक्षा की, तो
उदार शिक्षा हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं उदार शिक्षा के बारे में पीछे, लेकिन अब अलग अलग जो है सेपरेटली दोनों जो है अपने टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, काफ़ी बार पूछा गया है, तो अलग अलग हम लोग कवर करते हैं। उदार शिक्षा से तात्पर्य, जैसे कि आप वहाँ पढ़ चुके हो कि आपके अंदर मानवीय गुणों का विकास करना होता है, तो वही सब कुछ यहाँ भी लिखा होगा। तो लिखा हुआ है उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्यों में मानवीय गुणों का विकास होता है, उन्हें अपने समाज की भाषा एवं रहन सहन तथा आचरण की विधियां सिखाई जाती हैं, उन्हें सामाजिक व्यवहार में निपुण किया जाता है, और इस प्रकार उन्हें सभ्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके मानवीय गुणों में ही आते हैं। आपके अंदर सभ्यता का विकास करना, आपको जो है आपकी संस्कृति से रूबरू करा के संस्कृति के अनुसार जो है आपके आचरण को चलाना, है ना? संस्कृति के अनुसार आपके अंदर आचरण डेवलप करना, और आपके व्यवहार, जो सामाजिक व्यवहार है आपका, उसको जो है इस प्रकार से बनाना कि आप जो है अपने समाज के हर प्रकार के व्यक्ति से आवश्यक है या उसी वर्ग की जो भी डिस्कशन है वो आप उनसे कर सकें। तो ये सभी चीज़ें आपको आपकी उदारवादी शिक्षा सिखाती है। अब क्योंकि इस शिक्षा द्वारा मनुष्य को सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे सामान्य शिक्षा भी कहते हैं, है ना? अब इसके द्वारा आप सामान्य जीवन जीते हैं, मतलब आप जो लाइफ है उसके जितने भी आचरण हैं, है ना, वो सभी आचरण आपकी ये शिक्षा निर्धारित कराती है। इसीलिए इन विद्वानों ने इसको जो है सामान्य शिक्षा के नाम से भी जाना है। हमने एक बार पहले भी कभी डिस्कशन किया हुआ था, एक दो दिन पहले, कि सामान्य का हमेशा अर्थ ये मान लो कि आप जो भी काम करते हो तो उसका जो संपूर्ण रूप होता है उसे सामान्य कहते हैं, और जब उसके अंदर आप कहीं एक जगह आ जाते हो तो उसे बोलते हैं विशिष्ट, है ना? तो ये जो है संपूर्ण शिक्षा है आपका पूरा पर्सनैलिटी डेवलप करने में, आपको आपके सोशल इंटरेक्शंस में, है ना, और आपको बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में, सब में निपुण बनाना केवल और केवल उदारवादी शिक्षा कार्य है। इसीलिए इसे जो है सामान्य शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, इनके बारे में जो है यहाँ से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमने लिख दिए हैं, इन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसी डिस्कशन के बेस पे जो है आप लोग जो है इनका एक अच्छा सा आंसर लिख के आइए, जिससे आपको नंबर जो मैक्सिमम मिले, है ना? नेक्स्ट हेडिंग है उदार शिक्षा के क्षेत्र एवं प्रदान करने की विधि, यानी कि उदार शिक्षा के क्षेत्र कहने से हमारा तात्पर्य ये है, हम जिस जिस भी प्रकार की शिक्षा, जिस जिस एलिमेंट की शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे हम बोलते हैं उदार शिक्षा का क्षेत्र, और प्रदान करने की विधियां, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की शिक्षा हमें कैसे प्रदान करनी है उनकी विधि के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो जो उदार शिक्षा का जो पहला क्षेत्र है वो ये है कि शारीरिक विकास की शिक्षा आपको शारीरिक विकास की शिक्षा प्रदान करना जो है उदार शिक्षा का एक प्रथम कार्य है। इसके द्वारा आपको शारीरिक रूप से जो है मजबूत और हेल्दी बनाया जाता है। इसके लिए आवश्यक विधि है व्यायाम एवं खेलकूद, है ना? तो व्यायाम एवं खेलकूद स्कूल्स में या जो भी आपका ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ आप जो है शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके शारीरिक विकास के लिए व्यायाम एवं खेल कूद की व्यवस्था कराई जाती है। ये इसीलिए कराई जाती है ताकि आपका शरीर जो है पूरा चलता रहे, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आए, आप हेल्दी रहें। तो इसीलिए जो है ये व्यायाम एवं खेल कूद जो है स्कूल्स में कराया जाता है, इसके द्वारा आपका शारीरिक विकास जो है होता है। अगला पॉइंट है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। उदार शिक्षा का अगला क्षेत्र जो है वो मानसिक एवं बौद्धिक विकास है, यानी कि आपके मस्तिष्क का विकास, आपकी बुद्धि का विकास करना भी उदार शिक्षा का कार्य है। अब ये विकास हम लोग कैसे करते हैं? ये विकास करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना? यानी कि आपको आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करके ही आपका मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना संभव है। इसके अन्यथा, इसके अलावा किसी भी तरीके से ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ऐसा धारणा है और सत्य भी है कि आपके मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए जो आपके साइंस के विषय होते हैं, है ना? जैसे साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, ये जो विषय होते हैं ये कहीं न कहीं आपके मानसिक एवं बौद्धिक विकास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये भी हेल्पफुल होते तभी हैं कि जब आपको आपकी बात कहने की स्वतंत्रता हो, है ना? अब आपको टीचर सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाता रहे, पढ़ाने के बाद जब आप कभी विचार व्यक्त ना करने दिए जाएँ,
तो फिर आपके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे विचार आना बंद हो जाएंगे, और जब धीरे धीरे विचार आना बंद हो जाएंगे तो फिर आपका मानसिक एवं बौद्धिक विकास वहीं पे स्थिर हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो भी टीचर हो वो इस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे कि जो भी स्टूडेंट है उसको अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए, और उसकी अभिव्यक्ति जब वो करेगा तभी उसके मस्तिष्क में आने वाले नए नए आइडियाज़ और वो उनसे हम लोग रूबरू हो पाएंगे, और उन आइडियाज़ में और भी ज़्यादा जो है वो मॉडिफिकेशन आगे कर सकेगा, है ना। लेकिन अगर आपने पहली बार ही ऐसा कर दिया, उसने कुछ बोला, आपने उसको डांट दिया, बैठा दिया और कंटिन्यू अगर यही क्रम जारी रहा, तो ये डेफिनेटली उसके मानसिक एवं बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगा। उसका मानसिक एवं बौद्धिक विकास जो है वहीं पर रुक जाएगा, है ना। अब हमारा शिक्षा का अगला क्षेत्र है सामाजिक विकास। यानी कि जो उदार शिक्षा है, उदार शिक्षा के क्षेत्रों के अंतर्गत जो अगला क्षेत्र आता है सामाजिक विकास आता है। सामाजिक विकास कराना भी उदार शिक्षा का ही कार्य है। अब बालकों में सामाजिक विकास जो है कैसे किया जाए, इसके लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे बोलते हैं सामूहिक कार्य विधि, है ना। सामूहिक कार्य विधि, इसमें हमने लिखा है सामूहिक कार्यों के द्वारा। इसका तात्पर्य ये हुआ है किसी भी बालक को अपने समाज से, अपने समाज के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए एक स्कूल के आवश्यक है कि वो अपनी स्कूल में कुछ ऐसे वर्क कराए जिसमें बालक एक लघु समाज से जुड़े, है ना। और उन लघु समाज से जुड़ने के लिए जो वर्क होते हैं उनको बोलते हैं सामूहिक कार्य, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी वर्क्स, है ना। तो कम्युनिटी वर्क्स जब आपसे कोई स्कूल कराता है तो उसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में तो आपको एक ग्रुप दे दिया जाता है। आपका क्लास का ही ग्रुप हो सकता है, आपका स्कूल ग्रुप हो सकता है, अलग अलग क्लासेस का इनका एक ग्रुप दे दिया जाएगा। इस ग्रुप से आप बात करके इनके बीच में इंटरेक्शंस करके क्या होगा, आपके अंदर अलग अलग लेवल के लोगों से अलग अलग तरीके से इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, किस लेवल के लोगों से हमें किस क्या बात करनी चाहिए, ऐसा आप सीख जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप लेवल स्कूल में हाई होने लगता है, थोड़े आप उच्चतर क्लास में पहुंचने लगते हैं, तो क्या होता है, फिर आपसे कम्युनिटी वर्क आउटडोर कराए जाने लगते हैं। आउटडोर से मतलब ये है कि वो कम्युनिटी वर्क या वो सामूहिक कार्य जो स्कूल के बाहर संपन्न हो, जैसे किसी गांव में, किसी बस्ती में एक छोटा सा कोई प्रोग्राम करवा दिया, या कोई ऑब्जर्वेशन के लिए अगर स्कूल आपको अगर भेज देता है अपनी बस्ती में या कहीं पर भी, तो वो सभी आपको सामूहिक कार्यों में ही आएंगे। तो इनके द्वारा क्या होता है, आप एक समाज के संपर्क में आते हैं, उस समाज के लोगों को समझते हैं और उनके अनुसार जो है उनसे इंटरेक्शन करना सीख जाते हैं। तो इससे क्या है, इससे आप जब एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं तो फिर उस समय आपको समाज में एक स्थान, एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होता है। इसी कड़ी में अगला है नैतिक विकास। नैतिक विकास भी उदारवादी शिक्षा का ही एक क्षेत्र है। नैतिकता से संबंध, अगर हम नैतिकता से अगर हम समझें तो हम ये समझ सकते हैं सरल भाषा में कि नैतिकता उसे कहते हैं आपके ऐसे कार्य जिन्हें आपका समाज अच्छे कार्यों में काउंट करता है। हमने आपके समाज की बात करी है, ये नहीं कहा है जिन्हें संसार अच्छे कार्यों में काउंट करता है ना। अब समाज भी अलग अलग होते हैं। कुछ समाजों में किसी कार्य को अच्छा माना जाता है, उसी कार्य को दूसरे समाज में जो है गलत माना जाता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें नॉन वेज और वेज की, है ना, तो नॉन वेज खाना कुछ समाज के लिए ठीक है, अच्छा माना जाता है जहाँ लोग खाते पीते हैं, लेकिन जहाँ नहीं खाते हैं तो वहाँ ये भी अनैतिकता की श्रेणी में ही आता है ना। तो आपके ऐसे कार्य जो आपके समाज द्वारा स्वीकार्य होते हैं, आपको समाज जिन कार्यों को अच्छा कहता है, ऐसे कार्यों को हम कहते हैं नैतिक कार्य, और आपका ये वाला गुण कहलाता है नैतिकता। अब नैतिक जो विकास होता है उसके लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे बोलते हैं मानवतावादी सामाजिक नियमों का उदाहरण। यानी कि इसके लिए आवश्यक है कि एक अध्यापक बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। जो आपके उदाहरण ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होंगे, जो मानवतावादी आपके उदाहरण होंगे, तो उसको देखकर उनसे बच्चा कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा, और सीख कर वही गुण जो है अपने अंदर जो है समाहित करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। तो इससे उसके अंदर नैतिक विकास होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं ना। अब इनका उदाहरण देना है। अब ये नहीं है कि आप केवल स्टूडेंट को बता दो कि हाँ बेटा चलो जब सुबह उठो तब जो है अपने मम्मी पापा से गुड मॉर्निंग करो, फिर जब वहाँ से कॉलेज आओ तो फिर जो है उनके चरण स्पर्श करके आओ, जब यहाँ से वहाँ जाओ तो फिर अपना फिर से उनके चरण स्पर्श करो। ऐसा केवल बताना नहीं है, बताने के साथ साथ उनका उदाहरण देना है। यानी कि एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उसके कॉलेज में जिस जगह वो कार्य कर रहा है, जहाँ पर बच्चा उसको देख रहा है, उस जगह कम से कम
उन मानवतावादी गुणों का अनुसरण जरूर करे जो गुण वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहा है ना। अब पता लगे आप आज अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाह रहे हो कि टोबैको का जो है यूज करना, टोबैको को जो है अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है, उससे कैंसर होता है। ये आपने क्लास में आधे घंटे अच्छे से पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद आपने क्या किया, जैसे ही आप क्लास से निकले आप खुद एक निकाली के भी और वो अपने बच्चों के सामने आप जो है खाने लग गए। तो मेरे ख्याल से फिर आपका आधा घंटा का लेक्चर वो बेकार हो गया है। जब उनका उदाहरण आप नहीं कर पा रहे हो, जब आप ही उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो स्टूडेंट फॉलो करे ऐसी उम्मीद भी रखना आपके लिए गलत है ना। तो आपको उन गुणों का जब उन गुणों का जो गुण आप स्टूडेंट को सिखाना चाह रहे हो, कम से कम उस समय जिस समय स्टूडेंट आपको देख रहा है, जिस समय स्टूडेंट आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कम से कम उस समय उन गुणों का फॉलो अगर आप करेंगे तो फिर आपका स्टूडेंट उन गुणों को बहुत जल्दी से सीखेगा, अपने अंदर उनको समाहित करने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं। शासनतंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा। हाँ, ये भी बहुत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो है जिस देश का निवासी है, जिस समाज का निवासी है, उस समाज की नागरिकता, उस समाज के नियमों के बारे में जो है उसे सही जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक समाज के नियम भी अलग अलग होते हैं। अब हालांकि अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत में तो पूरा एक संविधान है, वही संविधान पूरे भारत के हर प्रदेश पर लागू होता है, लेकिन फिर भी स्टेट वाइज उनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। तो जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है या जो भी आपके नियम कानून हैं, उन नियम कानूनों को स्टूडेंट्स को सिखाना भी आपकी उदार शिक्षा के अंतर्गत ही आता है, जिससे कि वो समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके, वो बुरा नागरिक बनने की ओर अग्रसर ना हो। और इन गुणों को सिखाने के लिए तो सबसे अच्छी विधि है वो है नागरिक शास्त्र का अध्ययन कराना, नागरिक शास्त्र के बारे में स्टूडेंट्स को बताना। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे क्लासेस जो होते हैं उनमें कक्षा शायद 4 या 5 से नागरिक शास्त्र के कुछ ना कुछ टॉपिक आना शुरू हो जाते हैं, है ना। वो इसीलिए हो जाते हैं कि उन्हें कम से कम अपनी सराउंडिंग्स के, अपने जिस समाज में वो रह रहे हैं, जिस देश में वो रह रहे हैं, उसके उसमें रहने के लिए उन्हें कौन कौन से नियम फॉलो करना चाहिए, वह देश, वह समाज उन्हें कितनी छूट देता है, कितनी छूट नहीं देता है, इनके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी आप कराता है नागरिक शास्त्र, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें आध्यात्मिक विकास की, तो आध्यात्मिक विकास पहले समझें आध्यात्मिक विकास होता क्या है। तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि आध्यात्मिक विकास अर्थात ईश्वर के प्रति लगाव, है ना, ईश्वर के प्रति लगाव जो हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे आध्यात्मिक विकास बोलेंगे। लेकिन शिक्षा की भाषा में ये पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता है। शिक्षा की भाषा में ये माना जाता है कि आपका जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में अंतिम सत्य का पता लगाना कहलाता है, आपकी आध्यात्मिकता कहलाता है ना। ब्रह्मांड के बारे में अंतिम सत्य का पता लगाना या या आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है उन सभी के बारे में वास्तविकता का पता लगाना कहलाता है आध्यात्मिकता, है ना। अब कोई लोग जो है उस अंतिम सत्य को ईश्वर मानते हैं, कुछ लोग उस अंतिम सत्य को अल्लाह मानते हैं, कुछ लोग उस अंतिम सत्य को प्रकृति मानते हैं, है ना। तो इनमें से आप जो भी मानते हो सिर्फ मानिए ना, बल्कि उनको ही वास्तविकता को पहचानना, उनके बारे में पता लगाना, ये सब कहलाता है आपका आध्यात्मिकता। और इस आध्यात्मिकता के लिए स्टूडेंट्स को जो है साहित्य का, सभ्यता का एवं अपनी संस्कृति और इतिहास, इन सभी का जो है स्टूडेंट्स को अध्ययन कराया जाना चाहिए। इन सभी के अध्ययन के द्वारा ही उसके अंदर आध्यात्मिक विकास होता है, उसे अपने ब्रह्मांड की, अपने चारों ओर की जो है वास्तविकता के बारे में जानकारी होती है ना। अब इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास से मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि जो हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास इस संसार के प्रत्येक फैक्ट, इस संसार का प्रत्येक फैक्ट, प्रत्येक थिंग और प्रत्येक व्यक्ति एक इतिहास लिए हुए होता है ना। तो हम उस इतिहास की बात कर रहे हैं जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, जो अंतिम सत्य से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जो है स्टूडेंट्स को जो है ज्ञान दीजिएगा। और उस ज्ञान से उसके अलावा वहाँ की संस्कृति के बारे में बताइए जहाँ वो रह रहा है, सभ्यता के बारे में बताइए। तो इन सभी के बारे में जब स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आध्यात्मिकता का विकास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है उपयोगी शिक्षा, है ना। उपयोगी शिक्षा, हालांकि इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में ही पढ़ लिया था। उपयोगी शिक्षा क्या होता है, तो उपयोगी शिक्षा यहाँ भी वही लिखा होगा, उपयोगी शिक्षा वह है
जो आपको व्यवसाय हेतु तैयार करे। पढ़ लेते हैं एक बार। उपयोगी शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जिसके द्वारा मनुष्यों को अर्थोपार्जन के लिए किसी उत्पादन अथवा वितरण की प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाता है अथवा किसी अन्य व्यवसाय हेतु तैयार किया जाता है। इसी आधार पर अधिकतर विद्वान इसे व्यावसायिक शिक्षा के नाम से जानते हैं ना, व्यावसायिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह शिक्षा बच्चों को उनकी योग्यता, क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार दी जाती है। इसीलिए कुछ विद्वान इसे विशिष्ट शिक्षा भी कहते हैं। तो वो कहते हैं इसलिए लिख दिया है, लेकिन आप इससे मतलब नहीं है। विशिष्ट शिक्षा एक अलग टॉपिक है ना, विशिष्ट शिक्षा एक अलग टॉपिक है। आ, ये लोग कहते हैं, बुक्स में लिखा हुआ मिल रहा है इसलिए हमने लिख दिया है, लेकिन आप वैसे विशिष्ट शिक्षा को इसमें इंक्लूड ना करें। आप केवल ये समझ लें कि जो वोकेशनल एजुकेशन है वही आपकी यूटिलिटेरियन एजुकेशन है ना। वोकेशनल एजुकेशन या यूटिलिटेरियन एजुकेशन एक ही बात है। और आगे जब विशिष्ट शिक्षा वाला कॉन्सेप्ट आएगा तब हम लोग उसको अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें इसमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। स्लाइड में ये गलती से लग गया होगा हमसे, है ना, इससे मतलब नहीं है। तो सिर्फ आप इतना समझिए कि उपयोगी शिक्षा क्या होती है। उपयोगी शिक्षा वह होती है जो आपको, मेन है अर्थोपार्जन, है ना, अर्थोपार्जन यानी कि जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक साधन होते हैं उन साधनों को उपलब्ध कराए जो शिक्षा आपको, वही आपकी उपयोगी शिक्षा है ना। और वो साधन उपलब्ध होते अर्थ से ही है ना। बिना अर्थ के, अर्थ से मतलब होता है फाइनेंस यानी कि रुपयों से, है ना। बिना रुपयों के, बिना आप जो है अपने साधन अपने लिए उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, है ना। तो अब वो शिक्षा जो आपको अर्थोपार्जन कराए, आप किसी व्यवसाय के लिए तैयार करे, उस प्रकार की शिक्षा को जो है हम कहते हैं व्यवसायिक शिक्षा, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समय कम है, मैसेज आ चुका है। आगे बढ़ते हैं उदार शिक्षा के क्षेत्र। तो उदार शिक्षा में व्यवसायों की ही शिक्षा दी जाती है और उनको शिक्षा देने के लिए हमें किसी अलग विधि का यूज नहीं करना पड़ता है। अगर हमने बात करी कृषि की शिक्षा की बात करी है, तो कृषि शिक्षा के लिए हमें कृषि से संबंधित शिक्षा ही दी जाएगी। और मोस्टली जो जो आपकी उपयोगी शिक्षा होती है, ये आपको आपकी जो इनिशियल एजुकेशन है, हम कहें या कक्षा 8 तक की जो एजुकेशन है उसको पूर्ण करने के बाद ही ये वाली शिक्षा स्टार्ट होती है। तो इसलिए इसमें आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अलग अलग जो है शिक्षा दी जाती है ना। तो उदार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आप उन सभी क्षेत्रों को इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको एक व्यवसाय के लिए, एक नौकरी के लिए तैयार करें। उन सभी क्षेत्रों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उन्हीं में से कुछ क्षेत्र जो है हमने लिखे हुए हैं, उन लोगों के लिए लिखे हैं जो अत्यंत आम लोग हैं, जिनके अंदर पढ़ाई लिखाई के, उनके पास बहुत ज़्यादा साधन भी नहीं होते, जिनके पास बहुत ज़्यादा वित्त भी नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए भी ये शिक्षाएं जो है उनको दी जानी चाहिए। कृषि शिक्षा है ना, कृषि शिक्षा क्या है, कृषि शिक्षा के द्वारा क्या है, आपको कृषि से संबंधित जानकारी दी जाएगी। और कृषि भी एक अच्छा जो है इनकम का सोर्स है। केवल ये कृषि करने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए, तो उससे भी इनकम अच्छी खासी में हो जाती है ना। फिर पशु पक्षी एवं कीट पालन की शिक्षा। पशु पक्षी का पालन करके या कीट पालन करके भी जो है आप अच्छा व्यवसाय अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे भी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। और इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विधियां कोई खास नहीं है, आपको पशु पक्षी एवं कीट पालन संबंधित सब्जेक्ट्स को का ही आपको अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। कुटीर उद्योग धंधों की शिक्षा यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको खोलने के लिए जो है हमें अलग अलग शिक्षा दी जाती है। जैसे आजकल जो है पीएम जो है स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंतर्गत जो है आपको छोटे छोटे उद्योगों की अलग अलग शिक्षाएं दी जाती हैं। जैसे कि आप जो है एक बेकरी खोलिए, एक छोटी फैक्ट्री खोलिए, है ना। और अचार वगैरह बनाना, ये सब आपकी इन्हीं में जो है चीज़ें आ जाती हैं, जिनके द्वारा आपको आपके घर पे ही या बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप जो है अपना अर्थोपार्जन स्टार्ट कर देते हैं। अगला है भारी धंधों की शिक्षा, है ना। भारी धंधों यानी कि बड़ी फैक्ट्रीज की शिक्षा। तो ये उनके लिए ही है जो है पहले से ही धनाढ्य लोग हैं। तो वो लोग जो है ऐसी शिक्षा ले सकते हैं जिससे कि वो अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। चिकित्सा शिक्षा यानी डॉक्टर्स वगैरह बनने के लिए शिक्षा होती है, चिकित्सा शिक्षा कहलाती है। शिक्षक शिक्षा जो आप लोग ले रहे हो, तो ये भी जो है एक उदार शिक्षा के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि ये आप एक जॉब दिलवाती है। उस जॉब से जो है आपको अर्निंग होती है, उस अर्निंग से ही जो है आप अपने लिए आवश्यक सोर्सेज उपलब्ध करा पाते हो, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक है वो हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।